प्रिय महानुभाव, संस्कृत वाङ्मय व्याख्यान माला के 24वें अंक के अंतर्गत मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज भी मैंने इससे पहले अंक में जो प्रसंग चलाया था उसी पर आगे विचार विमर्श करेंगे। मैंने अपने पिछले अंक में व्याकरण के स्फोट पर एक आलोचनात्मक दृष्टि, इस पर अपनी बातें कुछ कही थी और आगे भी मैं आज भी इसी विषय पर अपनी बातें रखूंगा। मैंने अपने पिछले अंक में ये बताया था कि जो स्फोट है उसका आद्य शंकराचार्य ने बड़े विस्तार से खंडन कर दिया है और खंडन करते हुए उन्होंने बताया है कि जो वृत्ति है, वृत्ति के आधार पर जिस प्रकार का हमको प्रत्यक्ष या स्मरण होता है, वही वृत्ति शब्द के प्रत्यक्ष में भी तो लागू होती है। जिस प्रकार से हम अन्य दुनिया की वस्तु को प्रत्यक्ष करने के लिए विविध प्रकार की वृत्तियां बनती हैं, वैसी ही स्थिति शब्द का प्रत्यक्ष करने के लिए भी है। तो ये जो स्फोट है वो एक विशेष प्रकार की वृत्ति ही है, उससे भिन्न नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। आदि शंकराचार्य ने यह कहा कि अगर हम स्फोट को अतिरिक्त रूप से माने तो दो दोष होंगे, और दो दोष कौन से? एक तो दृष्ट हानि और दूसरे अदृष्ट कल्पना। दृष्ट हानि का मतलब है कि जो दिखाई पड़ रहा है उसको कह दिया कि वो नहीं है, डिस्कार्ड कर दिया। जो मुझे सामने दिख रहा है कह दिया उसको नहीं है। और अदृष्ट कल्पना का मतलब जो सामने नहीं है उसको मैंने कह दिया यही है। तो ऐसा तो दोनों नहीं होना चाहिए। आदि शंकराचार्य ने कहा कि स्फोट को मानते समय ऐसा ही होता है। दृष्ट हानि कैसे होता है? उन्होंने कहा कि सामने दिखाई पड़ रही जो वृत्ति है, जितना भी हमने अन्य जगह प्रत्यक्ष किया सब जगह वृत्ति दिखाई पड़ रही है। पत्ते का, पुष्प का या किसी का भी प्रत्यक्ष करते समय पत्राकार, पुष्पाकार वृत्ति दिखाई पड़ रही है। तो शब्द का प्रत्यक्ष करते समय भी तो वही वृत्ति होनी चाहिए। तो शब्द का प्रत्यक्ष करते समय भी पत्राकार के समान हमको शब्दाकार वृत्ति दिखाई पड़ रही है, परंतु आपने क्या कहा कि नहीं, वृत्ति नहीं है, तो दृष्ट हानि हो गई। हर चीज में हमने वृत्ति देखी और आपने कहा कि यहां पर वृत्ति है ही नहीं, यहां पर तो दूसरी कोई चीज है जिसका नाम स्फोट है। तो आदि शंकराचार्य ने कहा कि नहीं, यहां पर भी वृत्ति है, क्योंकि उसी प्रकार की प्रतीति हो रही है, प्रक्रिया वही है, बोध उसी प्रकार का है, तो इसलिए वहां पर भी वृत्ति बन रही है। अगर हम ये माने कि नहीं वो वृत्ति नहीं है तो दृष्ट हानि, जो सामने दिखाई पड़ रही है वृत्ति हमको, उसका आप निवारण कर रहे हैं। एक बात तो ये, और दूसरी बात कही कि अदृष्ट कल्पना, जो नहीं दिखाई पड़ रहा है उसकी आपने कल्पना कर ली। कोई अतिरिक्त रूप से, भिन्न रूप से, कोई बिल्कुल विचित्र अन्य वस्तु हो स्फोट जैसी, वो हमको अतिरिक्त रूप से तो नहीं दिखाई पड़ रही, परंतु आपने कह दिया कि नहीं यही है, तो अदृष्ट कल्पना हो गई। तो शंकराचार्य ने कहा कि स्फोट को मानने पर दो बातें होती हैं, एक तो दृष्ट हानि होती है और एक अदृष्ट कल्पना होती है। इसलिए ऐसा नहीं मानना चाहिए बल्कि केवल वृत्ति मानना चाहिए। उन्होंने उसका उपसंहार करते हुए लिखा कि स्फोट एक बुद्धि वर्ण विषया स्मृति, ये उन्होंने सिद्धांत स्थापित किया। सिद्धांत ये हुआ कि वास्तव में जिसको आप स्फोट कहते हैं वो वास्तव में एक बुद्धि वर्ण विषया, जिसमें कि एक ही अक्षर की बुद्धि और वृत्ति बनती है, उसको विषय बनाने वाली स्मृति भी हो सकती है, और अगर हम तत्काल अनुभव कर रहे हो तो प्रत्यक्ष भी हो सकता है। तो ऐसे ही होती है। तो एक प्रकार की बुद्धि है, एक प्रकार की बुद्धि वृत्ति है यह, ऐसा उन्होंने अपने में कहा है। उसके साथ ही उन्होंने ये माना कि ये वृत्ति एक विशिष्ट प्रकार की है। ये तो बात सही है, मतलब कई प्रकार की वृत्तियां होती हैं और ये शब्दाकार जो वृत्ति है उसमें कुछ विशेषता है, भिन्नता है। वो है वृत्ति जरूर, मगर विशेष प्रकार की वृत्ति है। वृत्ति ही नहीं है ये कहना ठीक नहीं है। वृत्ति तो है, एक विशिष्ट उपभेद वाली है। वृत्ति के अंतर्गत एक विशेष उपभेद है। कौन सा? शब्द को प्रत्यक्ष करना।
तो एक विशेष उपभेद वाली है, मगर वृत्ति में ही शामिल है वो। तो जो शब्दाकार वृत्ति, उसमें बहुत सी विशेषताएं होती हैं। ये बात भर्तृहरि ने वाक्यपदी में विस्तार से कही है, उसको शंकराचार्य ने स्वीकार किया है कि हाँ, ऐसी भिन्न या विशिष्ट प्रकार की वृत्ति तो है। तो भर्तृहरि ने उसको विशिष्ट बनाने के लिए क्या बताया था? उन्होंने कहा कि ये जो स्फोट बनता है वो एक विशेष प्रकार का इसलिए है क्योंकि बाहरी दुनिया में तो वो अलग अलग है, मगर जो स्फोट बना वो एकाकार बन गया। जब हमने कहा पत्र, तो बाहरी दुनिया में पहले पा आया, फिर आ आया, फिर ता आया, फिर र आया, क्रमशः आया, उसके बाद सभी ध्वनि समाप्त हो गई। परंतु जो वृत्ति बनी, यानी जो स्फोट बना, उसे पूरा का पूरा पत्र एक साथ वर्तमान काल में एक ही क्षण में आ गया। तो बाहरी दुनिया में वो क्रम सन्निविष्ट है, और वृत्ति के आकार में वो वर्तमान काल में एक है, सब कुछ एकाकार है। तो ये अन्य वृत्तियों से विलक्षण तो हो गया, भिन्न प्रकार का तो हो गया। तो शंकराचार्य ने कहा कि हाँ ठीक है, वृत्ति विलक्षण तो है, इसमें क्या संदेह है। मगर उन्होंने ये कहा कि इस प्रकार की जो विलक्षणता है ना, वो अन्य जगह भी पाई जाती है, अन्य जगह भी। जैसे कहें कि पंक्ति है, सेना है, वन है। तो पंक्ति का जब हम अनुभव करते हैं तो पंक्ति में क्या अनुभव करते हैं? चींटियों की पंक्ति होती है, तो उसमें बहुत सी चींटियां हमको दिखाई पड़ती हैं, और बहुत सी चींटियों को देखने के पश्चात हमने बुद्धि में यह अनुभव किया कि एक है, एक कौन? उसका एक नाम है, कौन सा? पंक्ति। तो बाहरी दुनिया में वो अलग अलग थी, चींटियां अलग अलग थीं, मगर हमको जो वृत्ति में चीज आई वो कैसी आई? सब एकाकार आ गई, पंक्ति। तो इस प्रकार से भिन्नता तो हुई, परंतु भिन्नता होने पर भी वो वृत्ति में ही शामिल है। तो आदि शंकराचार्य ने बताया कि जो विशेषता आप कह रहे हैं शब्द के संदर्भ में, वो विशेषता अन्य जगह भी देखी जाती है। ये विशेषता तो है, मगर ऐसी विशेषता नहीं कि जो कहीं पर भी न देखी जाए, बिल्कुल असाधारण हो, ऐसा नहीं है। अन्य जगह भी ये विशेषता देखी जाती है। तो इस विशेषता को हम उससे समानता स्थापित क्यों न करें, कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अब आगे दूसरी विशेषता भर्तृहरि ने ये कहा, दूसरी विशेषता ये है स्फोट के संदर्भ में कि हम स्फोट से जिसका अनुभव करते हैं उसके पश्चात एक और अतिरिक्त वस्तु का अनुभव कर लेते हैं। वो क्या? वो है शब्दार्थ। देखिए क्रम क्या है? क्रम ये है कि बाहरी दुनिया में क्रमिक वर्ण समूह का अनुभव हुआ, वर्ण समूह की उपस्थिति हुई। क्रमिक माने पहले पहला वर्ण आया, फिर वो नष्ट हो गया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, ऐसा क्रमिक वर्ण समूह आया। और उसके पश्चात जो वृत्ति बनी वो एकाकार, क्रमिक नहीं, एकाकार वृत्ति बनी। एकाकार वृत्ति बनने के पश्चात क्या हुआ? उस वृत्ति से हमको कोई एक नई विलक्षण बात पता चल गई। कौन सी बात? उसको कहते हैं शब्दार्थ, वो पता चल गया। तो 3 स्टेप हैं। एक तो बाहरी दुनिया में क्रमशः अक्षरों का होना, नंबर 1। नंबर 2, बुद्धि वृत्ति में एकाकार वृत्ति बनना, नंबर 2। और एकाकार वृत्ति बनने के पश्चात शब्दार्थ का अनुभव होना, नंबर 3। ये स्थितियां होती हैं। तो आद्य शंकराचार्य ने कहा कि हाँ ठीक ही है, ये इसलिए विशिष्ट तो है, विशिष्ट तो वो है ही, मगर वृत्ति में ही शामिल है। एक विशेष प्रकार की वृत्ति जो इसमें ये विशेषता पाई जाती है। और इसके लिए वाक्यपदी में अग्नि के ग्राही और ग्राहक का उदाहरण दिया, वैसे उदाहरण शंकराचार्य को भी मान्य है। जिस प्रकार से अग्नि ग्राही भी होती है, ग्राहक भी होता है, उसी प्रकार से बुद्धि में जो शब्द की वृत्ति बनी वो ग्राही भी है और ग्राहक भी है। तो ये मान्य है। इसके पश्चात भर्तृहरि ने जो शब्द स्फोट है उसकी एक तीसरी विशेषता बताई, और वो तीसरी विशेषता ये है कि स्फोट जो होता है उसमें ठीक उसी प्रकार से अनुभव होता है जैसा कि बाहरी दुनिया में क्रम था। वो कहते हैं कि अगर स्फोट को नहीं मानेंगे तो ठीक वही क्रम वही होना बहुत जरूरी नहीं है। भर्तृहरि ने एक उदाहरण दिया, वैयाकरण में एक उदाहरण दिया
कि जैसे हम लोग बोलते हैं दीन, तो दीन से नदी का बोध नहीं होता है, जरा से राज का बोध नहीं होता है। ऐसा वैयाकरण भूषण सार में कहा है स्फोट को मानने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अगर स्फोट को नहीं मानेंगे तो दीन से भी नदी का बोध होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? क्योंकि जो बाहरी दुनिया से हमारे अंदर विचार आते हैं ना, वो ठीक उसी क्रम से नहीं आते, गड्ढमड्ड हो जाते हैं, ठीक उसी क्रम से नहीं आते। बाहरी दुनिया में किसी ने कोई वाक्य बोला और हमारे अंदर जो प्रविष्ट हुआ वो ठीक उसी क्रम से नहीं हुआ, भिन्न क्रम से हो गया। तो नदी के बोलने पर अगर हमको वो स्फोट न माना जाए तो ये हो सकता है कि जो वृत्ति बने या जो स्फोट आया ये उससे भिन्न क्रम का हो। परंतु स्फोट के मानने पर यह होता है कि जो ठीक उसी प्रकार से हमको प्रत्यक्ष होता है, ऐसा स्फोट के मानने पर कहा जाता है। इस पर आद्य शंकराचार्य ने कहा कि जो वृत्ति बनती है बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है कि वो गड्ढमड्ढे ही बने, अलग अलग ही बने, सामान्यतः एक आकार की ही बनती है। आप क्यों नदी और दीन की बात कहते हैं, जरा और राज की बात ही क्यों कहते हैं? जितनी भी संख्याएं देख लीजिए, 152 है। किसी ने कहा 152 और हमारी बुद्धिवृत्ति में बोध हुआ 152 बोध हुआ। कभी भी 125 का बोध नहीं होता है। तो यहां पर तो स्फोट नहीं है ना, यहां पर भी बुद्धिवृत्ति में गड्ढमड्ढ तो हुआ नहीं। तो जिस प्रकार से संख्याओं को बोध करने में गड्ढमड्ढ नहीं होता, उसी प्रकार से नदी और दीन इत्यादि में भी अगर हम स्फोट को ना माने, वृत्ति माने, तो उसमें भी गड्ढमड्ढ क्यों होगा? इस प्रकार से बहुत बढ़िया बढ़िया तर्क उपस्थित किए गए हैं। तो बहुत रोचक है और बहुत ही बढ़िया है, और उसका अगर उस प्रकार अध्ययन किया जाए तो एक नई बातें पता चलती हैं। तो मैंने आपके समक्ष बहुत संक्षेप में रखने की ये कोशिश की कि अगर आद्य शंकराचार्य के अनुसार वृत्ति को भी मान लिया जाए तो उससे वो पूरी की पूरी जो विशेषताएं स्फोट में कहेंगी, सब कुछ उसमें आ जाती हैं और उसी प्रकार से बोध हो जाता है। और जो वृत्ति की विशेषताएं हैं वो भी विशेषताएं अपने आप में बनी रहती हैं। तो इस स्थिति में अगर देखा जाए तो स्फोट कितना रह सकता है, इसको सोचना आवश्यक हो जाता है। तो मैंने आज आपके समक्ष आद्य शंकराचार्य के संदर्भ में अपनी बातें प्रस्तुत की कि उन्होंने स्फोट को किस प्रकार से माना है, और आप भी अगर इस प्रकार से विश्लेषण करें तो एक नई बात आपके समक्ष पैदा होती है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो इस प्रकार का चिंतन है उसमें एक ठहराव आ गया है, आगे लोग सोचते ही नहीं। क्यों नहीं सोचते हैं ऐसा? आगे अगर आद्य शंकराचार्य ने कहा तो उसको आप भी तो सोच सकते हैं, क्यों नहीं सोचते ऐसा? तो इस प्रकार से अगर हम सोचें तो एक नई विलक्षण बात पता चलती है, ऊहा होती है, आगे बढ़ने की क्षमता पैदा होती है ना। रिसर्च में तो होता ही है कि जो भी बात कहेगी उससे आगे सोचें, तो वो आगे सोचने की जो प्रक्रिया है वो इससे हमको प्राप्त होती है। तो इसलिए अगर हम इस प्रकार से सोचें तो एक नई विलक्षण बात पैदा होती है। आपने हमारी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।